नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हुआ क्या है, क्यों न्यूज़ में है RCEP। देखो, इंडिया ने ये कहा है जब तक कि आउटस्टैंडिंग इश्यूज को रिजोल्व नहीं किया जाता है, एड्रेस नहीं किया जाता है, हम RCEP को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इंडिया के अलावा बाकी जो 15 देश हैं उन्होंने हाँ भर दी हैं। वो कहते हैं 2020 में हम इस एग्रीमेंट को साइन कर लेंगे। तो क्वेश्चन सबसे पहले ये उठता है कि RCEP है क्या, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो, 2012 में 16 देश एक साथ आए थे। 10 तो आसियान के मेंबर कंट्रीज और बाकी 6 देश इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कोरिया, जापान और न्यूजीलैंड। ये 16 देश एक साथ आए थे। इन्होंने नेगोशिएशंस स्टार्ट की थी ताकि एक इंटीग्रेटेड मार्केट डेवलप की जा सके इन 16 देशों के द्वारा मिलकर। इंटीग्रेटेड मार्केट का मतलब ये है कि ऐसी मार्केट जिसमें इंडिया के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आसानी से अवेलेबल हों बाकी मेंबर कंट्रीज में, और उसी प्रकार से बाकी मेंबर कंट्रीज के जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो आसानी से अवेलेबल हों इंडिया में। RCEP के बारे में देखो, ये कहा गया है ये अभी तक का वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट है, क्योंकि RCEP के मेंबर कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 50% है। इसके अलावा RCEP के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो वर्ल्ड के एक्सपोर्ट में ऑलमोस्ट 25% कंट्रीब्यूट करते हैं, और RCEP के मेंबर कंट्रीज की जो GDP है वो ग्लोबल GDP का ऑलमोस्ट 30% है। लेकिन देखो, इंडिया ने तो अब इस एग्रीमेंट को साइन करने से इनकार कर दिया है। तो ये जो आंकड़े हैं इनमें थोड़ा बदलाव आएगा। इंडिया के बिना RCEP के मेंबर कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 50% नहीं होगी। खैर, अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया कि RCEP है क्या, और हमने ये भी जान लिया कि इंडिया ने इस एग्रीमेंट को साइन करने से मना कर दिया है, और बाकी जो 15 देश हैं उनका कहना है कि हम 2020 में इस एग्रीमेंट को साइन कर लेंगे, यानी इस एग्रीमेंट पर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखो अब ये उठता है कि आखिरकार इंडिया ने इस एग्रीमेंट को साइन करने से क्यों इनकार किया। कौन से ऐसे इश्यूज थे जो इंडिया की तरफ से उठाए गए थे, या फिर जिनको लेके इंडिया के कंसर्न्स हैं और उनको एड्रेस नहीं किया गया है। तो देखो, ऑलमोस्ट 14 पॉइंट्स हैं। ये 14 पॉइंट्स आपको याद हो गए, RCEP से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से टैकल कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट देखो, इंडिया का ये बोलना था हमें प्रोटेक्शन चाहिए। अगर मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट्स का हमारा जो इंपोर्ट है एकदम से बढ़ जाता है तो हमें प्रोटेक्शन चाहिए कि हम उन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ को इंक्रीज कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल खिलौने हैं, टॉयज़ हैं। अभी टॉयज़ पे कोई ड्यूटी नहीं लगती है, लेकिन चाइना ने हमारी मार्केट को खिलौनों से फ्लड करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में टॉयज़ पे कुछ हम टैरिफ लगा सकें, ऐसा प्रोविज़न इस एग्रीमेंट में होना चाहिए, लेकिन इंडिया की इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरा पॉइंट, हम चाहते थे हमें और ज़्यादा मार्केट एक्सेस मिले, क्योंकि काफ़ी बार देखो चाइना जैसे जो देश हैं वो टैरिफ तो नहीं लगाते, मतलब टैक्स तो नहीं लगाते, लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर लगा देते हैं। जैसे इंडिया राइस को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करता है चाइना में, तो चाइना के द्वारा बोल दिया जाता है कि आपके राइस की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, काफ़ी सारे फाइटोसैनिटरी इश्यूज हैं, इसलिए हम इस राइस के इंपोर्ट को अलाउ नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि कैसे नॉन टैरिफ बैरियर लगाए जाते हैं। तो इंडिया चाहता था कि भैया चाइना जैसे जो देश हैं वो अपनी मार्केट को और ज़्यादा ओपन करें, क्योंकि वो टैरिफ तो कम कर देते हैं लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर लगा देते हैं, दूसरे इश्यूज वो बीच में ले आते हैं, जिसकी वजह से हम अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज नहीं कर पाते चाइना में। तो इंडिया की इस मांग पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तीसरा पॉइंट, इंडिया देखो ये चाहता था कि रूल ऑफ ओरिजिन के इशू को सफिशिएंटली एड्रेस किया जाए इस एग्रीमेंट में। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए 3 देश हैं, इंडिया, USA और फिलीपींस। इंडिया और USA के बीच कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं है, लेकिन USA और फिलीपींस के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन है, और इंडिया और फिलीपींस के बीच भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन है। अब देखो, इंडिया USA से किसी पेन को इंपोर्ट करता है,
पेन की वैल्यू है 10 रुपये, लेकिन इंडिया ने टैरिफ लगा रखा है, कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, तो वो पेन इंडिया में आ पाता है 25 रुपये का। लेकिन चूंकि देखो यूएसए और फिलीपींस के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन है, तो फिलीपींस में वही पेन इंपोर्ट हो पाता है 10 रुपये का। और इसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंडिया और फिलीपींस के बीच भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है आरसीईपी में, ये हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हो गया है, तो फिलीपींस का कोई बिजनेसमैन उसी पेन को अब एक्सपोर्ट करेगा इंडिया में। अब देखो यूएसए से जब हम वो पेन इंपोर्ट करते थे तो उस पर टैरिफ लगता था, वो पेन आता था 25 रुपये का, लेकिन फिलीपींस के किसी बिजनेसमैन ने दिमाग लगाया, वो पेन पहले यूएसए से इंपोर्ट किया 10 रुपये में और थोड़ा प्रॉफिट कमा के वही पेन अब एक्सपोर्ट कर दिया इंडिया में। तो इंडिया कहता है कि भैया ऐसा नहीं चलेगा, फिलीपींस में जो माल मैन्युफैक्चर होगा उसी को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो इंडिया में। ऐसा नहीं कि आप दूसरे देशों से जिनके साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं है उनसे माल इंपोर्ट करो और फिर हमारे देश में एक्सपोर्ट कर दो। अगर ऐसा ही करना होता तो हम यूएसए के साथ ही ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते। तो इंडिया की इस डिमांड पर भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया, यानी इंडिया के कंसर्न्स थे रूल ऑफ ओरिजिन को लेके। इसके बाद है चौथा पॉइंट, देखो कुछ प्रोडक्ट्स को लेके इंडिया के कंसर्न थे। इंडिया नहीं चाहता था कि उन प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर टैरिफ को रिड्यूस किया जाए, लेकिन आरसीईपी के जो मेंबर कंट्रीज थे वो चाहते थे उन प्रोडक्ट्स पर भी इंडिया अपने टैरिफ को कम करे, फॉर एग्जांपल डेयरी प्रोडक्ट्स। तो 4 पॉइंट अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। 5वां पॉइंट, अनसस्टेनेबल ट्रेड डेफिसिट। देखो ऑलरेडी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो $53 बिलियन के आसपास है। अगर ये एग्रीमेंट इंडिया साइन करता बिना इश्यूज़ को एड्रेस किए तो चाइना से हमारा इंपोर्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता और ये जो ट्रेड डेफिसिट है ये $70 बिलियन के आसपास पहुंच जाता। नेक्स्ट 6th पॉइंट, इस एग्रीमेंट के साइन करने पर इंडिया की मार्केट तो आरसीईपी के मेंबर कंट्रीज़ के लिए ओपन हो जाती, लेकिन इंडिया को बाकी आरसीईपी मेंबर कंट्रीज़ में उतनी मार्केट की एक्सेस नहीं मिलती। देखो सीधे शब्दों में बात करें, अगर इंडिया ये एग्रीमेंट साइन करता तो इंडिया का इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ता लेकिन एक्सपोर्ट उतना नहीं बढ़ पाता। उसके बाद 7th पॉइंट, बेस ईयर को लेके भी इंडिया के कंसर्न थे। इंडिया का कहना था अरे भैया आप टैरिफ को रिड्यूस कर रहे हो ना, आप 2013 को बेस ईयर मान लो, क्योंकि हमने 2014 में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पर टैरिफ को इंक्रीज़ किया था। अगर आप 13 को मानते हो ना, हमें टैरिफ को बहुत ज़्यादा कम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आरसीईपी के मेंबर कंट्रीज़ मानने को तैयार नहीं थे, वो बोलते थे कि हम तो 14 को ही मानेंगे। इंडिया ने कहा ठीक है भाई, हम नहीं करेंगे एग्रीमेंट साइन। उसके बाद देखो 8वां पॉइंट, काफ़ी सारी इंडिया की इंडस्ट्रीज़ ने कंसर्न्स रेज किए थे, अगर इंडिया ये डील साइन करता है, आरसीईपी एग्रीमेंट साइन करता है, तो बहुत सारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को इससे नुकसान पहुंचेगा। फॉर एग्जांपल डेयरी इंडस्ट्रीज़ पे पूरा एक आर्टिकल आज पब्लिश हुआ है जिसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर देखो एग्रीमेंट साइन हो जाता तो न्यूजीलैंड जो एक्सपर्ट है डेयरी प्रोडक्ट्स में, न्यूजीलैंड के डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते होते हैं, वो इंडिया में बिकने लगते और हमारे छोटी छोटी जो दूध की डेयरियाँ हैं वो एक प्रकार से विनाश की तरफ आगे बढ़ती, उनका जो बिजनेस है वो चौपट हो जाता और उसी प्रकार से स्टील और टेक्सटाइल सेक्टर भी प्रभावित होता इस एग्रीमेंट के साइन होने से, क्योंकि टेक्सटाइल और स्टील का जो इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता और डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं टेक्सटाइल से संबंधित या फिर स्टील से संबंधित उनको नुकसान पहुंचता, वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। नेक्स्ट है 9th पॉइंट, देखो इंडिया का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है इस प्रकार के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम साइन करते हैं उनसे हमको नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा कम होता है। इंडिया ने पहले इस प्रकार के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं इंडिविजुअल कंट्रीज़ के साथ, जैसे साउथ कोरिया, आसियान जो एक ऑर्गेनाइजेशन है इसके साथ भी साइन किया है, जापान। इन ऑर्गेनाइजेशंस या फिर देशों के साथ हमारा ट्रेड तो जरूर बढ़ा है लेकिन इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ा है, उस गति से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पाया है। उसके बाद है 10th पॉइंट। 10th पॉइंट में देखो ये कहा जाता है आरसीईपी मेंबर कंट्रीज़ के साथ हमारा जो इंपोर्ट है वो टोटल इंपोर्ट का ऑलमोस्ट 35% है और आरसीईपी मेंबर कंट्रीज़ को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो हमारे टोटल एक्सपोर्ट का सिर्फ 15% है। तो इस आंकड़े से जाहिर है कि अगर इंडिया ये डील साइन करता तो इंडिया का इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ता लेकिन उस गति से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पाता। नेक्स्ट है 11th पॉइंट, इंडिया ने देखो ये भी बोला था कि कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ शेड्यूल आप रख सकते हो, मतलब
कुछ प्रोडक्ट्स जिनके लिए हम बाकी देशों के लिए तो अपने टैरिफ को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कुछ देश फॉर एग्जांपल चाइना जो कि दूसरे देशों की मार्केट को फ्लड कर सकता है, तो चाइना जैसे देशों के लिए हम टैरिफ को रिड्यूस नहीं करेंगे। तो इंडिया ने कहा था कि अलग अलग देशों के लिए टैरिफ को रिड्यूस किया जा सकता है अलग अलग लेवल तक, लेकिन बाकी मेंबर कंट्रीज ने कहा ऐसे तो सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, सभी देशों के लिए इक्वली टैरिफ को रिड्यूस करना जरूरी है। नेक्स्ट है 12वां पॉइंट। इंडिया ने यह भी बोला था आप प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, सर्विसेज पे नहीं कर रहे हो। सॉरी, हमारा सर्विस सेक्टर काफ़ी अच्छा है, तो इंडिया ये चाहता था कि हमारे जो पर्सनल हैं वो आसानी से जा सके चाइना में और आरसीपी के दूसरे मेंबर कंट्रीज़ में, इसके लिए भी प्रोविज़न होना चाहिए। लेकिन बाकी मेंबर कंट्रीज़ ने इस मांग पर भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद है 13 पॉइंट। हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे उनका ये कंसर्न था अगर ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा इंडिया का बढ़ जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट इससे बढ़ जाएगा और जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए सर्वाइवल का खतरा पैदा हो जाएगा। और सबसे लास्ट में है 14 पॉइंट। देखो मेन बात ये है कि इस एग्रीमेंट को साइन करने का इंडिया का उद्देश्य ये था कि इंडिया अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सके, लेकिन जब तक देखो इंडिया काफ़ी सारे रिफॉर्म्स नहीं लेके आएगा, हमारी जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं वो कॉम्पिटिटिव नहीं होंगी, तब तक इस प्रकार के एग्रीमेंट साइन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बाकी चाइना और फिलीपींस इन देशों की जो फर्म्स हैं वो इंडिया की फर्म्स के मुकाबले में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होंगी और उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आवश्यकता ये है कि पहले इंडिया रिफॉर्म्स लाने पर फोकस करें, हमारी एमएसएमईज को प्रॉफिटेबल बनाएं, उनको एडवांस टेक्नोलॉजी दी जाए, तो उसके बाद हम बाकी देशों की फर्म्स का मुकाबला आसानी से कर सकते हैं और हमारे एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, तब जाके हमें इस प्रकार के एग्रीमेंट्स का फ़ायदा होगा। तो ये 14 पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मतलब है कि इंडिया ने मना कर दिया है हम इस एग्रीमेंट को साइन नहीं करेंगे। अभी देखो बाकी 15 देशों ने ये बोला है कि वो इंडिया को कन्विंस कराने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसा पोजीशन पर आएंगे जो इंडिया के लिए भी फ़ायदेमंद हो और हमारे लिए भी फ़ायदेमंद हो, मतलब बीच का रास्ता निकालेंगे, ऐसा 15 देशों के द्वारा बोलना है ताकि इंडिया भी इस एग्रीमेंट को साइन कर सके। लेकिन उम्मीद अब कम ही लगती है कि इंडिया इस एग्रीमेंट को साइन करेगा। उसके बाद कंक्लूजन में ये कहा जाता है, देखो इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन से आइसोलेट होकर नहीं रह सकता है। इंडिया ना तो एपेक का मेंबर है, ना ही इंडिया चियांग माई इनिशिएटिव का मेंबर है और ना ही इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप नेगोशिएशन का मेंबर है। तो इंडिया कब तक इन रीजनल एग्रीमेंट से अलग होकर रहेगा? ऐसे तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो आइसोलेट हो जाएगी और इंडिया अपनी इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहता है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन पर नहीं बनेगी, एक्सपोर्ट का इंक्रीज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और एक्सपोर्ट तभी इंक्रीज होगा जब इंडिया इस प्रकार के रीजनल एग्रीमेंट साइन करेगा। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन देखो ये है कि इंडिया को, जैसा हमने 14th पॉइंट में डिस्कस किया था, रिफॉर्म्स लाने होंगे ताकि हम हमारे एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सकें और हमारी जो फर्म्स हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको हमें कॉम्पिटिटिव बनाना होगा। चाइना जैसे देश देखो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को कॉम्पिटिटिव बनाने पे बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाती है, इसके लिए चाइना R&D पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो इंडिया को बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीखना होगा ताकि हमारी भी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो कॉम्पिटिटिव हों और बाकी दूसरे रिफॉर्म्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा वीक है, लॉजिस्टिक चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, इनको इंडिया जल्द से जल्द एड्रेस करे ताकि फ्यूचर में इस प्रकार के एग्रीमेंट्स को इंडिया साइन कर सके बिना किसी कंसर्न्स के। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया RCEP से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।